खाने का होटल चलाया करता था। उसका होटल ज्यादा नहीं चलता था। छोटा सा होटल होने की वजह से कम ही ग्राहक उसके पास आया करते थे। राजू उसके यहाँ काम किया करता था। साहब, खाना तो बना लेते हो, ग्राहक तो आते ही नहीं। तेरा काम खाना बनाने का है, तू खाना बना। ग्राहक आना और ना आना बाद की बात है, तू अपने काम पर ध्यान दे बस। काम पर ही ध्यान दे रहा हूँ साहब, ग्राहकों को भी देखना तो मेरा काम है। बहुत ज्यादा बोल रहा है। छोटा मुंह और बड़ी बात साहब, पर रोज इतना खाना बचता है, बनाने का क्या फायदा। सही कह रहा है तू, रोज इतना खाना बच जाता है पर ग्राहक कोई नहीं आता। लेकिन क्या करूं, इसके अलावा और भी तो कोई काम नहीं कर सकता। मुझे और कोई काम आता भी तो नहीं है। रात बहुत हो गई है साहब, मैं घर जाऊं? अब तो कोई ग्राहक आने वाला नहीं है। ठीक है, अब तू घर जा, मैं देखता हूँ कोई आएगा तो। रमेश ऐसे ही बैठे सोच रहा था। उस दिन भी कोई ग्राहक नहीं आया। उसने वो खाना एक थैले में भरा और वहाँ गया जहाँ गरीब लोग रहा करते थे। झोपड़ी में जाकर उसने देखा कि कुछ लोग भूखे पेट सो रहे हैं। ये खाना मैं फेंकने जा रहा था, पर इससे अच्छा है कि कोई इसको खा ले। ये गरीब लोग ही अपना पेट भर ले, वैसे भी तो ये फिकेगा ही। चलो मैं इन्हीं को दे देता हूँ, पैसे तो किसी भी सूरत नहीं मिलने। रमेश खाना बांट रहा होता है तो उसी दौरान उसे एक झोंपड़ी में एक अपाहिज औरत दिखती है जिसके हाथ नहीं होते। साहब, आपने बहुत अच्छा किया जो यहाँ खाना ले आए। मेरे हाथ नहीं है, खाना मैं बना नहीं सकती। आप लोगों की रहमत पर ही जिंदा हूँ अभी तक। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए रोज खाना लेकर आ जाऊंगा। तुम्हें अब बनाने की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। भगवान तुम्हारा भला करे। साहब, अगर मेरे हाथ होते तो मैं खुद ही बना लेती। अब तो मैं लाचार हो चुकी हूँ, कहाँ से खाना बनाऊं? जो खाना रात को रमेश के होटल में बच जाता था वो प्रियंका को रोज लाकर देता। ऐसे ही उसे कई दिन हो गए। एक दिन प्रियंका ने उसे रोक कर कहा, साहब, आपने मुझे बहुत दिन तक खाना खिलाया है, इसके लिए मैं आपको कुछ देना चाहती हूँ। मुझे कुछ नहीं चाहिए, तुम्हारा पेट भर सकूं इतना ही मेरे लिए काफी है। साहब, मेरे पास कुछ और तो देने के लिए नहीं है, पर जब मेरे हाथ सही सलामत थे मैं करी पाउडर बनाया करती थी। सारे करी पाउडर खराब हो गए, परंतु वो एक करी पाउडर का डिब्बा बचा है। मैं चाहती हूँ कि आप इस करी पाउडर के डिब्बे को ले जाएं और अपने खाने में इस्तेमाल करें। क्या करूंगा इस करी पाउडर का मैं? खाना तो फिर भी स्वादिष्ट नहीं बनता, कोई ग्राहक आता नहीं है, बेकार में इसे भी बेकार कर दूंगा। साहब, आप इस करी पाउडर को ले जाइए और अपने खाने में प्रयोग कीजिए। क्या पता इससे खाना अच्छा बन जाए। मेरे लिए तो ये खाना बहुत स्वादिष्ट होता है जो आप बनाते हो। इसमें आपके सेवा भाव का स्वाद होता है। आप जो हमारे लिए कर रहे हो वो हर कोई नहीं करता। रमेश प्रियंका से वो करी पाउडर का डिब्बा ले लेता है और अपने घर वापस आ जाता है और बैठकर सोचने लगता है कि इस करी पाउडर को किस में डाले। ये ले राजू, आज खाने में इसको डालकर बना। रोज खाना मैं बनाता हूँ साहब, कोई खाता नहीं है। ऐसा करो, आज आप ही खाना बनाओ। क्या पता आपके बनाने से खाना अच्छा बने और हर कोई खाने के लिए आए। चल ठीक है, मैं ही बनाता हूँ आज खाना। रमेश खाना बनाना शुरू करता है और खाने में वही करी पाउडर मिला देता है। अचानक से उस करी पाउडर के मिलने से खाना इतना स्वादिष्ट बनता है कि उसकी खुशबू हर जगह फैल जाती है। अरे साहब, आपने क्या मिलाया है इस खाने में? इसकी खुशबू तो इतनी अच्छी लग रही है कि जी कर रहा है सारा खाना मैं ही खा जाऊं। सच में राजू? हाँ साहब, वो देखो ग्राहक भी दौड़ दौड़ कर आ रहे हैं। आज तो लगता है खाना भी कम पड़ जाएगा। ये तो चमत्कार हो गया, कहाँ कोई नहीं आता था हमारे होटल में और अब वो इतने सारे लोग दौड़ते हुए आ रहे हैं। जल्दी जल्दी टेबल सजा राजू। रमेश के होटल में बहुत सारे लोग एक साथ खाना खाने आ जाते हैं और सभी उसके खाने की मांग करते हैं। सभी पेट भर खाना खाते हैं और खाने की बहुत तारीफ करते हैं। रमेश दोबारा खाना बनाता है, परंतु जितना मसाला उसमें डालता था
वो मसाला और बढ़ जाता था। खाना भी बहुत स्वादिष्ट बन जाता था। ये सब क्यों हो रहा है? इस करी पाउडर को जैसे ही मैंने खाने में मिलाया, हर शख्स इसको खाने के लिए बेचैन हो गया, और जितना मैं इसको खाने में प्रयोग करता हूँ, ये उतना ही बढ़ जाता है। क्या ये करी पाउडर सच में जादुई है? साहब, खाना फिर से कम पड़ गया है, दोबारा बना दीजिए। आज तो चांदी ही चांदी हो गई है, बहुत मुनाफा हुआ है। ये तो बहुत खुशी की बात है। रमेश इसी तरह से उस करी पाउडर की सहायता से खाना बनाता था और ग्राहकों को वो खाना बहुत पसंद आता था। अब रमेश ने अपना छोटा सा होटल बड़ा कर लिया था और हर सुविधा को उसमें ले आया था। सब रमेश के यहाँ पर खाना खाने के लिए आते थे। अब खाने के टेबल के लिए इंतजार भी करना पड़ता था। राजू, जल्दी से खाना बनाने में मेरी मदद कर। पर साहब, ग्राहक तो अब कहाँ आएंगे? हमने तो दुकान बढ़ा दी है, आप रोज एक्स्ट्रा खाना क्यों बनाते हैं? राजू, आज मैं जो भी हूँ इस एक्स्ट्रा खाने की वजह से ही हूँ। इस एक्स्ट्रा खाने को मैं नहीं छोड़ सकता। जल्दी जल्दी इसे थैली में पैक कर दे और मैं जा रहा हूँ। दुकान बढ़ाकर आ जाइयो। पर आप कहाँ जा रहे हो? रोज इतना सारा खाना पैक करवाते हो और कहाँ लेकर जाते हो, पता ही नहीं चलता। ये खाना ही तो है जिसने मुझे जादुई करी पाउडर दिया है। इसी करी पाउडर की वजह से ही तो मैं आज इस मुकाम पर पहुंचा हूँ। अगर मैं ये खाना गरीबों में नहीं देता तो इनकी दुआ जादू के रूप में मुझे नहीं मिलता। मैं कभी भी गरीबों को खाना खिलाना नहीं भूल सकता। रमेश इसी तरह से रात को उस करी पाउडर से खाना बनाकर गरीबों को खिलाता था और प्रियंका के लिए खाना लेकर जाता था। वो आज बहुत अमीर हो चुका था, परंतु उसने अपनी अच्छाई नहीं छोड़ी थी। वो गरीबों का चहेता बन चुका था। रामदीन का छोटा सा परिवार था। वो और उसकी पत्नी सब्जी का ठेला लगाते थे। इधर कई महीने से रामदीन को बड़ी खांसी आ रही थी। टेस्ट करवाने के बाद इनको टीबी है, घबराने की कोई बात नहीं है। दवा और अच्छी खुराक से ठीक हो जाएगा। मेहनत का काम नहीं करना। डॉक्टर साहब, कितना समय लगेगा ठीक होने में? कम से कम 3 महीने। शकुंतला ने रामदीन को आराम करने को कहा और खुद ही सब्जियां बेचने लगी। सारे दिन सब्जियां बेचती, सुबह शाम घर का काम करती। 2 महीने बीत गए थे। दवा से कोई फायदा नजर नहीं आ रहा था। अच्छी खुराक तो जुटा ही नहीं पाती थी। एक बार 3 दिन से लगातार बरसात हो रही थी। आकाश काले मेघों से भरा था। बादलों की उमड़ घुमड़ जारी थी। कहीं जोर से बिजली कड़कती तो वो जाकर चादर से मुंह ढककर लेट जाती। उसे बिजली कड़कने से बहुत डर लग रहा था। बच्चे अभी स्कूल से नहीं आए थे। रामदीन को खांसी आई जा रही थी। जरा पानी गर्म करके दे दो। अभी लाई। पानी देकर उसके पास ही बैठ गई वो। अचानक शोर उठा कि गांव में पानी भर रहा है। मैंने सुबह ही बोला था कि आज स्कूल की छुट्टी करवा दो, पर तुम्हारे आगे किसी की चलती कहाँ है? सभी बच्चे स्कूल गए होंगे, सिर्फ हमारे बच्चे ही थोड़ी गए हैं। मैं ठेला लेकर आती हूँ, उसी पर बैठकर गांव के बाहर निकल चलते हैं। ये बरसात तो 4 दिन से लगातार हो रही है। हमारे कच्चे मकान का क्या भरोसा, कब ढह जाए। मैं थोड़ा बहुत जरूरी सामान रख लूं। तू ठीक कहती है। शकुंतला ने सामान समेटा और बाहर जाकर भीगते हुए सब्जी वाला ठेला लेकर आई। उस पर रामदीन को सहारा देकर बैठा दिया। ठेले को ढकेलते हुए गांव से बाहर स्कूल तक ले आई। स्कूल थोड़ा ऊंचाई पर था। वहाँ पहले से ही बहुत से परिवार आ गए थे। गांव में पानी भरने लगा। पता नहीं गुड्डू और मुन्नी कहाँ होंगे। रामदीन को भीगने से खांसी आने लगी थी। हे प्रभु, किसी तरह इस विपदा से बाहर निकालो। बच्चे भी पता नहीं कहाँ है। अरे गुड्डू, तुम्हारे माता पिता यही है, उधर मत जाओ। शकुंतला अपने पति को वहीं छोड़कर उस तरफ भागी। दोनों बच्चे पूरी तरह से पानी में भीगे हुए कांप रहे थे। कहाँ चले गए थे तुम दोनों? माँ, हम तो यहीं स्कूल की छत पर थे। वहाँ भीगने में बहुत मजा आ रहा था। चलो जल्दी से कपड़े बदल लो। मैं तो परेशान हो गई थी। हमारे घर में पानी भर गया है। थोड़ा बहुत सामान ले आई हूँ। शकुंतला ने सबके कपड़े बदलवाकर खुद भी कपड़े बदले। तभी गांव के जमींदार का भेजा हुआ खाना आ गया। बच्चों, तुम लोग बापू के पास ही रहना।
मैं खाना लेकर आती हूँ। बरसात लगातार हो रही थी, हर जगह फिसलन हो गई थी। किसी तरह वो भीड़ में घुसकर खाना ले आए और जमींदार का धन्यवाद किया। कम से कम पेट में कुछ तो जाएगा। बच्चों को खिला दो, मैं बाद में खाऊंगा। शकुंतला ने बच्चों को खाना खिलाया और जैसे ही खाने बैठी, मुझे उठाकर बैठा दो, लेटे लेटे कमर दुख रही है। शकुंतला खाना छोड़कर उठ गई और रामदिन को सहारा देकर उठाया, लेकिन तभी उसकी गर्दन एक और लुढ़क गई। शकुंतला की चित्कार पूरे स्कूल में गूंज उठी। गुड्डू के बापू हमें छोड़कर क्यों चले गए? तुम्हारे बिना कोई नहीं है। इन बच्चों को लेकर मैं कहाँ जाऊंगी? सब लोग एकत्रित हो गए। बरसात के रुकने का कोई आसार नहीं लग रहा था। शकुंतला और बच्चों का रो रो कर बुरा हाल था। कुछ औरतें बच्चों को अपने साथ ले गई। रात तक सभी बैठे रहे। आधी रात को बारिश बंद हो गई। सुबह जाकर सभी ने मिलकर रामदिन की अंतिम क्रिया करवा दी। सब लोग अपने अपने घर चले गए थे। शकुंतला भी कलपते हुए बच्चों के साथ घर आ गई। माँ, तुम क्यों चिंता करती हो? मैं हूँ ना। शकुंतला ने उसे कलेजे से लगा लिया। हाँ मेरे लाल, तुम दोनों का ही सहारा है। रामदिन का क्रियाकर्म बीत गया था। बारिश लगभग रोज ही हो रही थी। शकुंतला कई दिनों से सब्जी का ठेला भी नहीं लगा पाई थी। घर में एक भी दाना नहीं था। एक दिन, बच्चों, मैं जरा जमींदार के घर से आती हूँ। कहीं जाना नहीं, बारिश बहुत तेज है। शकुंतला लंबा सा घूंघट निकालकर जमींदार के घर गई। क्या चाहिए? मालिक, हमारी हालत आपसे छुपी नहीं है। कुछ अनाज मिल जाता तो बच्चों को खाना खिला देती। तुम तो सब्जी बेचती हो ना? बरसात में कहाँ लगा पाई ठेला मालिक। जानते तो हैं, रामदिन मर गया और तब से बरसात हुई जा रही है। भूख तो लगती है ना। इतना कहकर शकुंतला रोने लगी। जमींदार की पत्नी सुशीला भी वहीं खड़ी थी। कितनी जिराह कर रहे हो? दिलवा क्यों नहीं देते अनाज? बच्चे भूखे मर रहे हैं। यहाँ कोई कुएं का खजाना नहीं खुला है। उस दिन भी तुम्हारे कहने से स्कूल पर खाना भिजवाया गया था। कौन सा पुण्य मिल गया हमें? छी छी छी, कैसी बातें करते हो? दान करके भूल जाना पड़ता है। उसका हिसाब किताब तो ऊपर वाला देखता है। तुम अंदर जाओ, मुझे तुम्हारी राय नहीं चाहिए। शकुंतला उन दोनों को आपस में लड़ते हुए छोड़कर वहाँ से निकल गई। कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि कहाँ से भोजन जुटाए। घर आकर चिंता में बैठी थी कि दरवाजे पर दस्तक हुई। कौन है? रुको, अभी आता हूँ। दरवाजे पर दो आदमी खड़े थे। बच्चा, अपनी अम्मा को बुला लाओ। क्या हुआ भैया? जमींदार की पत्नी ने सामान भिजवाया है। शकुंतला की आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। उसने बोरी रखवा लिया। मालकिन से कहना, मैं इस एहसान का बदला कभी नहीं भूलूंगी। जब उसने बोरी खोली तो उसमें चावल, दाल, आटा, तेल, मसाले सब कुछ था। उसने तुरंत खाना बनाकर बच्चों को खिला दिया और खुद भी खाया। आज कितने दिनों बाद सबका पेट भरा था, पर अनाज धीरे धीरे खत्म हो गया। अब तो मुझे कुछ काम करना ही होगा। सब्जी का काम अकेले नहीं हो पाएगा। दूसरे दिन वो गांव में काम ढूंढने गई तो उसे धान की रोपाई का काम मिल गया। बरसात में भीग भीग कर वो खेतों में रोपाई करने लगी। किसी तरह मजदूरी मिल जाती तो पेट भर खाना मिल जाता। एक दिन, माँ, स्कूल में सब बच्चे कहते हैं कि हम बहुत करीब हैं। क्या हम सचमुच बहुत करीब हैं? बेटा, बच्चों की बात मत सुनो, ध्यान लगाकर पढ़ाई करो। शकुंतला ने अपने बच्चों को खाना खिलाकर स्कूल भेजा और खुद काम पर चली गई। घर वापस आई तो बरसात की वजह से उसका कच्चा घर ढह गया था। उसके पास सर छुपाने की जगह भी न बची थी। मुझे ये गांव ही छोड़कर जाना होगा। उसने सारा सामान बांधा और बच्चों के स्कूल से आने के बाद अपने ठेले पर सामान रखकर शहर की तरफ चल पड़ी। तभी उसे जमींदार की पत्नी सुशीला मिल गई। कहाँ जा रही हो शकुंतला? क्या करूँ मालकिन, घर का ही सहारा था, वो भी ढह गया। शहर जाकर ही कुछ काम धंधा देखूंगी। शहर में मेरी बहन विमला रहती है, मैं उसका पता लिख कर देती हूँ। तुम मेरी बहन के पास चली जाओ, वो लोग बहुत अच्छे हैं, जरूर तुम्हारी मदद करेंगे। ये लो, कुछ पैसे रख लो, रास्ते में काम आएंगे।
शकुंतला ने सुशीला के पैर पकड़ लिए। मालकिन, ऐसा कलेजा बहुत कम लोगों का होता है। आपने हमारा बहुत बड़ा काम कर दिया। शकुंतला किसी तरह शहर पहुंचकर विमला के घर पहुंच गई। विमला ने जब सुना कि उसकी बहन ने उसे भेजा है तो, शकुंतला, मेरे घर के बाहर एक कमरा खाली पड़ा है, तुम उसी में सामान रख दो और बच्चों को नहला धुला दो, उसके बाद घर आ जाना। शकुंतला जब घर के अंदर गई तो इतनी बड़ी कोठी देखकर उसके आंखें फटी की फटी रह गई। आओ, पहले सब लोग खाना खा लो, आज जाकर आराम कर लो, कल से तुम हमारे घर का सारा काम करना। मैं तुम्हें महीने में 1000 रुपए दूंगी। बच्चों का एडमिशन पास के स्कूल में करवा देंगे। शकुंतला की आंखों से झरझर आंसुओं की धारा बहने लगी। दीदी, आप भी मालकिन जैसे ही हो। मैंने घर छोड़ते समय सोचा था कि ये बारिश का कहर हमारी जान ले लेगा, पर अब हमें आपका सहारा मिल गया। आप बहुत अच्छी हो। शकुंतला, मेहनती लोगों को हमेशा कोई ना कोई सहारा मिल ही जाता है। अब उनके सिर पर छत थी। लखन ने जैसे ही घर के अंदर कदम रखा तो माँ को फर्श साफ करते हुए देखकर चिंतित हो गया। उसे माँ को इस उम्र में इस तरह काम